बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं PIA और FBR के माबैन सूद हासिल मुज़ाकरात हो गए हैं। FBR की जानिब से PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए गए हैं। मुल्क भर में PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अपडेट करते चले, PIA और FBR के माबैन सूद हासिल मुज़ाकरात हो गए हैं। के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। मुल्क भर में PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। FBR की जानिब से PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम सदीकी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहिएगा, तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए गए हैं, हुक्म दे दिया गया है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? जी बिल्कुल, FBR की जानिब से PIA के तमाम अकाउंट मुंजमद कर दिए गए कि हम बाकायदा मुज़ाकरात के बाद कामयाब मुज़ाकरात के बाद जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। इस वक्त जो है FBR की जानिब से PIA के तमाम अकाउंट बहाल करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं तमाम बैंक्स को। ये जो मसला है, ये लॉस टैक्स यूनिट का मसला था, इसके लिए PIA और FBR के दरमियान सख्त मुज़ाकरात जारी थे। और कल जो है PIA की जानिब से जिसके ऊपर काफी रिएक्शन सामने आए थे, यूरोपियन का वक्त उस वक्त जहाँ PIA के कामकाज को देखने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। और इस मौके पर PIA के अकाउंट मुंजमद करना जो है उसको PIA की जानिब से एक लाहासिल काम कहा गया था। आज जो है मुज़ाकरात के बाद FBR ने तमाम बैंक को बशमूल फेडरल बैंक, हबीब बैंक और बरका बैंक जहाँ PIA के अकाउंट में लेटर भी लिख दिया है कि ये अकाउंट है वो बहाल कर दिए जाए। PIA के जो तमाम अकाउंट FBR के वाजबात की अदायगी पर मुंजमद किए गए थे वो बहाल कर दिए गए हैं। अच्छा फ़हीम सदीकी, ये भी बताइएगा कि मज़ीद जो मसले मसाइल PIA को दरपेश हो रहे थे, क्या अब इसमें कमी होगी? देखिए, यकीनन इस वक्त जो है ये एक बड़ी खबर जरूर है कि PIA के मामला जो मुश्किलात तो यकीन PIA को है, लेकिन उस वक्त जब PIA के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए थे उस वक्त जो यकीन PIA के मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ था। इस वक्त PIA को मजमूई तौर पर 4.5 अरब रुपए की अदायगी करनी है FBR को। और FBR का ये कहना है कि PIA ने फरवरी से लेकर अब तक रिटर्न भी फाइल नहीं किया। इसी बुनियाद पर जो है तो FBR ने PIA के जो अकाउंट है वो मुंजमद किए थे। अब कम से कम इतना जरूर है कि अकाउंट को मुंजमद किए जाने के बाद जब बहाल किए गए इससे PIA की मुश्किलात में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि PIA इस वक्त जो है सिर्फ इस एक फैसले से FBR के इस एक फैसले से PIA की मुश्किलात में कोई कमी आ जाएगी, बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन PIA जो है इस वक्त एक सफेद हाथी है जिसे चलाना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। PIA और FBR के माबैन सूद हासिल मुज़ाकरात हुए हैं। अपडेट कर रहे थे फ़हीम सदीकी, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत की बड़ी तादाद में गाड़ियां गैर सरकारी अफराद के कब्जे में होने का इंकशाफ है। अफसरान गाड़ियां वापस करवाने में नाकाम, पूरा मलबा कमेटी पर डाल दिया। एडिशनल सेक्रेटरी बराए महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। अपडेट करते चले, सिंध हुकूमत की बड़ी तादाद में गाड़ियां गैर सरकारी अफराद के कब्जे में होने का इंकशाफ सामने आया है। अफसरान गाड़ियां वापस करवाने में नाकाम रहे हैं, पूरा मलबा कमेटी पर डाल दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी बराए महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं, एक और इंकशाफ सामने आया है। सिंध हुकूमत की बड़ी तादाद में गाड़ियां गैर सरकारी अफराद के कब्जे में होने का इंकशाफ सामने आया है और अफसरान गाड़ियां वापस करवाने में नाकाम हैं और पूरा मलबा कमेटी पर डाल दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी बराए महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं कि अफसरान की गाड़ियां वापस करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और पूरा मलबा जो कमेटी बनाई गई थी उस पर डाल दिया है। मजीद बात करेंगे आज़ाद नौरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की सरकारी गाड़ियां जो महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जनब से साबिक वज़ीर आज़म सैयद कामिल अली शाह के दौर से जो है मुख्तलिफ वज़रा और दीगर को अलर्ट की गई थी, लेकिन वो गाड़ियां ताहाल वापस नहीं की गई जो मुराद अली शाह सरकार के दौर में अलर्ट की गई। लेकिन इस वक्त जो है जब निगरान सरकार ने नोटिस दिया है तो फरीदकोट पर अख्तर शाह ने पूरा मलबा एक कमेटी पर डाल दिया है और गाड़ियां वापस करने के हवाले से बाकायदा तौर पर एक कमेटी कायम कर दी, जिस कमेटी का सरबराह जो है एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को मुकर कर दिया गया है। कमेटी में डायरेक्टर एंटी करप्शन, एडिशनल सेक्रेटरी सर्विस 1 जो इंस्पेक्शन टीम का एक नुमाइंदा और एक सेक्शन अफसर ट्रांसपोर्ट को भी मेंबर के तौर पर
शामिल किया गया है। गाड़ियाँ कहाँ गई, किसके कब्जे में है, इस हवाले से इस कमेटी के अब जिम्मे होगा कि कमेटी तहकीकात करेगी, गाड़ियाँ वापस करवाएगी। इसके अलावा ये कमेटी 2007 के बाद जो खरीद की गाड़ियाँ हैं उनकी भी जाँच होगी और कमेटी बजाज जो गाड़ियाँ हैं उनकी जाँच करेगी और 7 दिनों के अंदर गाड़ियाँ वापस करने के हवाले से शोकाज नोटिस भी जारी करेगी। अगर गाड़ियाँ वापस न की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश से चीफ सेक्रेटरी सिंध को ये कमेटी करेगी। अब ये कमेटी पर इख्तियार है कि गाड़ियाँ वापस भी करवाएगी और इसके साथ साथ महकमा एंटी करप्शन से भी दखल ली गई है ताकि गाड़ियाँ वापस कराने में वो इदारा जो है महकमा एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करे ताकि गाड़ियाँ वापस हो सकें। गाड़ियाँ तमाम जो सबका वज़रा, मुशीर, मामले खास और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के कब्जे में है। उन्होंने ओहदे छोड़ दिए लेकिन गाड़ियाँ सरकार को वापस नहीं की। उसके बाद जो कई बार इनको नोटिस दिए गए लेकिन नोटिस के पर जो अमल नहीं किया। अब जो निगरान सरकार नोटिस किया तो कमेटी बनाकर ये गाड़ियाँ वापस करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहरियों को आग से बचाने वाला इदारा खुद इंतजामी गफलत का शिकार। करोड़ों की आबादी वाले शहर के लिए 50 से भी कम फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल से काम चलाया जाने लगा है। ड्राइवर्स का भी फुकदान है, पानी भी मैसर नहीं है। अपडेट कर रहे हैं कि शहरियों को आग से बचाने वाला इदारा खुद इंतजामी गफलत का शिकार है। करोड़ों की आबादी वाले शहर के लिए 50 से भी कम फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल से काम चलाया जाने लगा है और ड्राइवर्स का भी फुकदान है, पानी भी मैसर नहीं है। शहरियों को नुकसान से बचाने वाला इदारा खुद मसाइल का शिकार। किसी भी मुल्क में कुदरती आफात और हादसात से निपटने के लिए बनाए गए महकमों को भरपूर वसाइल मुहैया किए जाते हैं, लेकिन कराची में शायद हुकूमत को इस हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं। महकमा फायर ब्रिगेड इसकी जीती जागती मिसाल है, जिसके पास आतिशज़दगी के वाक़यात से निपटने के लिए सिर्फ 45 फायर टेंडर्स फ़ाल हैं, जो आबादी के लिहाज से इंतहाई कम हैं। देखिए, हमारे पास तकरीबन 45 फायर टेंडर हैं, 2 स्नार्कल वर्किंग में हैं, 2 स्नार्कल अभी हमारी अंडर रिपेयर हैं और रेस्क्यू है हमारी अपनी। और तकरीबन हमारे पास 1000 के लगभग स्टाफ मौजूद है। मैन पावर की कमी ज़रूर है लेकिन तकरीबन 1000 के करीब लोग मौजूद हैं और इस शहर को बहुत खुश उसलूबी हम देख रहे हैं फायर फाइटिंग के लिहाज से। महकमा फायर ब्रिगेड की 5 स्नार्कल्स में से 3 नाकारा, सिर्फ 2 से काम चलाया जा रहा है। 42 गाड़ियां भी नाकारा खड़ी हैं। कई साल से भर्तियां ना होने की वजह से ड्राइवर्स की तादाद भी काफ़ी कम हो गई है। पहले 22 स्टेशन थे, अभी 7 स्टेशनों का इजाफा हुआ। 21 स्टेशन थे, 7 स्टेशनों का इजाफा हुआ, 28 हो गए। तो इसी तरह हर साल कुछ ना कुछ स्टेशन बढ़ रहे हैं हमारे। जैसे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी डिपार्टमेंट में। कराची भर में महकमा फायर ब्रिगेड के 28 स्टेशन कायम हैं, जहां पानी भी फराहम नहीं किया जा रहा। ताहम चीफ फायर ऑफिसर पुरुमीद हैं कि हुकूमत जल्दी इन मसाइल को हल कर लेगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ महराज अख्तर, C20 कराची। आग बुझाने वाला महकमा फायर ब्रिगेड गैर जिम्मेदार निकला है। मरकजी दफ्तर में फायर सेफ्टी का कोई बंदोबस्त नहीं। आग लगने की सूरत में इमारत में मौजूद अफसरान और मुलाजिमीन की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। तफसीलात जानते हैं जुनैद जावेद से। जी जुनैद। शहर कराची में कहीं भी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड हुक्काम जो है वो अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर रवाना बेहिसी है कि फायर ब्रिगेड का अपना दफ्तर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर से जो है वो महरूम है। मुकम्मल तौर पर हमने पूरी बिल्डिंग का सर्वे किया तो KMC की जो ये फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कहीं पर भी जो है वो फायर एग्ज़िट दिखाई नहीं दे रहा है। एमरजेंसी की सूरत में खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो सकता है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी होती है लेकिन इन गाड़ियों में पानी नहीं होता। ये गाड़ियां जब बाहर निकलती हैं तो फिर पानी भरती हैं, पानी भरने के बाद फिर मौके पर रवाना होती है। मेरे अकब में भी आपको 2 फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहे होंगे लेकिन दोनों फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब पड़े हुए हैं। इसके साथ जब हमने वहाँ पर KMC इमारत के अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है, मेन बोर्ड जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, वहाँ पर भी हमने देखा तो वहाँ पर भी जो है वो किसी किस्म का कोई ऐसा आला मौजूद नहीं है जो कि आग पर काबू पा सके। इसी तरीके से हमने डिप्टी डायरेक्टर के कमरे के बाहर देखा, फिर लाइब्रेरी है अंदर वहाँ देखा। इसके साथ साथ जो दीगर कमरे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कमरा है और दीगर जो कमरे हैं वहाँ पर भी जो है इंतहाई बेएहतियाती देखने को मिली है। वैसे तो सिंध हुकूमत की जानिब से और कमिश्नर कराची की जानिब से खुसूसी तौर पर 19 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी में चीफ फायर अफसर जो है KMC के वो भी मौजूद हैं और RJ मॉल में लगने वाली आग के ऊपर जो है वो इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं।
ताहम ये बात देखने की ज़रूरत है कि इनके अपने दफ्तर के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड का जो मरकज़ी दफ्तर है, इस दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम देखते हैं कि एक फैमिली रहती है। फिर इसके सामने ये, क्योंकि फायर ब्रिगेड का पूरा जो है वो ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर जो है वो कंपाउंड के अंदर जो है वो बड़ी इमारतें भी बनी हुई हैं और इस इमारतों में भी जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं। लेकिन जो इमारतों के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो भी जो है वो फायर सेफ्टी से जो है वो इस वक्त महरूम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका दाखिली और खारजी रास्ता दोनों ही एक है। एमरजेंसी गेट जो है वो इस इमारतों में भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त अगर आप बात करें फायर ब्रिगेड में, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि 4 से 6 गाड़ियां अब भी खड़ी हुई हैं, लेकिन बात वही है कि जब यहाँ पर फायर एग्जीक्यूशन नहीं होगी और जदीद आलात ही यहाँ मौजूद नहीं होंगे तो किसी तरीके से भी जो है वो आग पर काबू पाना जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं है। जी, कराची में फ़ज़ाई मेयार इंतहाई ख़राब हो गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सुबह कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर देखा गया है। माहिरीन ने इंडस्ट्रियल एरिया में माहौलियात दोस्त इक़दाम उठाने का मशवरा दे दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, महकमा मौसमियात का देखें जो सूरत हाल है, कराची जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी 199 जो इक्विपमेंट आया था, तो उसके असरात ये देखे जा रहे हैं। तो कराची शहर जो है दुनिया में ख़तरनाक तरीन दूसरे शहर में हो गया था। आवाम को जो है या शहरियों को जो सांस लेने में मुश्किलात हो रही थी। यहाँ ये भी बताया कि 200 से 300 जो इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें इंतहाई ख़तरनाक कहलाता है, जिसमें आवाम को ये कहा जाता है कि वो सेफ साइड रहें, मास्क पहने, क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक ज़रात जो है हवा में होते हैं। इस वक्त हम साइड इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखें इस वक्त जो सिचुएशन जो सुबह के वक्त थी और अब उसमें कमी आना शुरू हुई है, लेकिन रोज़ कराची में देखा जा रहा है कराची जो है दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में बात करें पहले नंबर पर आ जाता है और दुनिया भर में दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। जो इम्पैक्ट है कि जो माहौलियाती सूरत हाल है उसमें यहाँ इक़दाम करने की ज़रूरत है। जो माहिरीन का कहना है कि जो यहाँ गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें और इन सब की जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं उनका भी कंट्रोल करना होगा। जो इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है उसको भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि माहौलियात को वो आलूदा कर रहे हैं और इसके लिए इक़दाम। जी, और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हवा में आलूदगी की शरह 199 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन ने हवा में मौजूद आलूदगी के ज़रात से महफूज रहने के लिए शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा दिया है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। बिल्कुल, जैसे जैसे शहर का मौसम सर्द होता जा रहा है, हवा का मयार इतना ही ख़राब होता जा रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर, जबकि सुबह के औकात में पहले नंबर पर था, अब दिन के औकात में दूसरे नंबर पर आ चुका है। हवा में आलूदगी के ज़र्रात 199 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक 100 से 200 पार्टिकुलेट ज़र्रात जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं, जबकि 200 से 300 ज़र्रात पार्टिकुलेट मीटर जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। माहिरीन शहरियों को तजवीज़ करते हैं कि जब भी वो घर से निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, क्योंकि कराची में हम देखते हैं कि ग्रीनरी, दरख्तों की कमी के बायस जो है वो आलूदगी इस हद तक बढ़ गई है कि माहिरीन कहते हैं अगर आप घर से निकलते वक्त मास्क नहीं पहन रहे तो इसका मतलब है कि आप रेड जोन में सांस ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती काम जो है वो चल रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जहरीला धुआं है, गाड़ियों से निकलता हुआ जहरीला धुआं, ये इंसानी सेहत के लिए इस हद तक खतरनाक हो चुका है कि आज हवा में आलूदगी के ज़र्रात 200 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित होते हैं। लिहाजा माहिरीन ने कहते हैं कि घर से जब भी निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, वरना आप रेड जोन में सांस ले रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जो हवा में आलूदगी के ज़र्रात होते हैं उससे जो सांस के जिन लोगों को सांस का मसला होता है वो भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं और इससे जल्दी अमराज भी जो है वो जन्म लेते हैं और इस शहरियों को जो है वो ऐसी किसी बीमारी का सामना करना पड़े, इससे बचने के लिए आप मास्क पहनें। जी, शहर में गर्द आलूद और खुश्क हवाओं के सबब सांस के अमराज में 60% तक इजाफा हो गया। जिना अस्पताल में सांस के अमराज के योमिया 400 से 450 मरीज आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं राबेल अशरफ से। जी राबेल।
जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस इंसानी सेहत जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है। पाकिस्तान की बात की जाए तो शहर कायद जो है वो कराची आज पाकिस्तान में पहली फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में जो है वो कराची आज दूसरे नंबर पर आ गया है। इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो नंबरिंग जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से कराची जो है कभी पहले पे आ जाता है, कभी दूसरे पे या फिर कभी तीसरे पे होता है। हमारे साथ डॉक्टर सैफुल्लाह चाचड़ जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस आ रहे हैं इनकी क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और फ़िज़ाई आलूदगी से जो है वो इंसानी सेहत किस तरह मुतासर हो रही है? अच्छा, जैसा कि आपने पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया कि अब कराची के हालात कैसे हैं, उसी हवाले से जैसे ये फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती रहती है तो उसी के साथ बहुत सारी अमराज हैं बाहर निकल आते हैं। जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, स्पेशली कराची में जैसे सितंबर और इस दौरान चेंज हो रहा होता है। अभी मौसम तो हमारे पास लेट ही चेंज हुआ है और फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो उसी की वजह से सांस की तकलीफ़, कान नाक हलक के मसाइल के बहुत सारे बढ़ना शुरू हो गए। जैसे गला ख़राब होना, वायरल फ्लू हो रहा है, नमूनिया के केसेस में बढ़ाव आना शुरू हो गया है और काफ़ी सारे पेशेंट एडमिट भी हो रहे हैं। और डेली बेसिस पे अगर ओपीडी देखी जाए तो ओपीडी वैसे जो हमारी 250-300 थी वो ऑलमोस्ट 400 to 500 हमारी डेली की चल रही है और उसी में से भी काफ़ी सारी एडमिशन्स होती हैं। ये सारे फ़िज़ाई आलूदगी या फिर हमारी अपनी भी थोड़ी कोताही होती है कि हम प्रिकॉशंस अच्छे से नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर सैफुल्लाह चाचड़ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो है इंसानी सेहत काफ़ी ज़्यादा मुतासर आ रही है। उनका ये कहना था कि पहले जो है 200-250 के करीब या 300 तक की जो है वो ओपीडी आ जाती थी, लेकिन अब जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि 400 से 450 के दरमियान जो है वो इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ उनका यही कहना है एहतियाती तदाबीर यही इख्तियार की जाए कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए ताकि वायरल इन्फेक्शन से जो है वो निपटा जा सके। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस जमहूरियत की खातिर कुर्बानियों के 56 साल, सियासी जद्दोजहद का कठिन और मुश्किल सफ़र जो आज भी जारी है। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, कुर्बानियों की दास्तान, जमहूरियत की पहचान, जदोजहद के 56 साल। आज से ठीक 56 बरस कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क में एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान का नारा मकबूल हुआ। जुल्फकार अली भुट्टो इंतखाबात में कामयाबी के बाद वजीर आजम बने और उन्होंने कई तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए। दुश्मन मुल्क से 90,000 जंगी कैदियों की रिहाई, एटमी ताकत की बुनियाद डालना, 1973 का आइन देने जैसे कारनामे उनकी सियासी जद्दोजहद की बड़ी कामयाबियां हैं। मुल्क में 1977 में मार्शल लॉ के नुफाज के बाद जुल्फकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए। उनकी अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो और बेटी बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली। जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के सफर को जारी रखा। जेलें, कैद, तन्हाई, सख्तियां और आमरियत जमहूरियत की जद्दोजहद को ना रोक सके। 1988 के इंतखाबात की बदौलत शहीद बेनजीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहली वजीर आजम बनने का एजाज हासिल किया। बेनजीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखा और कुर्बानियों से दरेग नहीं किया। दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा आम से खताब के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, जिसके बाद उनके फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने आज तक जमहूरियत के लिए जदोजहद और कुर्बानियों के तसलसल को जिंदा रखा। जदोजहद करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 56 साल से कुर्बानियों और जदोजहद के रास्ते पर गामजन है। आजिज़ जमाली, सिटी 21। और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में यौम सिंधी सकाफत की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात सकाफती लिबास, अजरकें, टोपियाँ पहनकर सकाफती यकजहती का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली वहाँ पर मौजूद हैं। आजिज़, क्या मनाजर देख रहे हैं, कैसा जोशो जज्बा आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी हाँ, इस वक्त मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला कैंपस में मौजूद हूँ
और यहाँ बड़ी गहमा गहमी है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम हो रहा है। सकाफ़ती रंगों से भरा हुआ एक प्रोग्राम। तुलबा और तालिबात सिंधी टोपियाँ, अजरकें और सकाफ़ती लिबास पहनकर अपना सकाफ़ती दिन मना रहे हैं। चूँकि इतवार को पूरी दुनिया में वर्ल्ड सिंधी कल्चरल डे है, तो उसी मुनासिबत से यहाँ पे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात की तंजीम है सिंधी सथ, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें अयाज लतीफ़ पलीजो और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं। इसी दिन के मुनासिबत से कुछ तुलबा और तालिबात से मैं आपकी बात भी करवा देता हूँ। ये क्यों मना रहे हैं, इस दिन की क्या खुसूसियत है? सर ये सिंधी, पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये सिंधी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से सिंधी सकाफ़ती डे मनाया जा रहा है। ये एक सिंध की तारीख है, जैसे कि अजरक, टोपी और मुख्तलिफ जो है हीरोज़, जैसे हीरो हम मानते हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं उनको हम यहाँ पर एज ए टेबलोज़ के तरीके हम बताते हैं लोगों को। और इस प्रोग्राम में जो है ना सारे इस रंग में जो है ना रल जाते हैं कि ना कोई इस तकरीर के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी, हम अपने कल्चरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कल्चरल की चीज़ें दिखा रहे हैं और बहुत खुशी और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं सबको कि हम सिंधी कितने अमन और पुरअमन रहने वाले और भाईचारे के साथ रहने वाले। जी, ये हमारी सकाफत है, इसलिए अपनी सकाफत दिन मनाने आ रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा इसका मंजर दिखा दूंगा। ये पूरा पिंडाल है, बाहर सकाफ़ती स्टॉल लगे हुए हैं और इसमें जो तुलबा और तालिबात शरीक हैं, ज़्यादातर सबको अजरकें और टोपियाँ पहनी हुई हैं। और ये बुनियादी तौर पे सिंधी सकाफ़ती जो दिन है उसकी मुनासिबत से तकरीब है जो यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात ने ऑर्गेनाइज़ किया है। जी जी। अच्छा, आज इस और भी दूसरी यूनिवर्सिटी से तलबा तालबात आए हैं या इसी यूनिवर्सिटी के तालबात हैं? यहाँ पर बड़े खूबसूरत सकाफ़ती लिबास जो है वो ज़ेबतन किए हुए हैं, टैबलोज़ भी पेश किए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ टैबलोज़ पेश किए जा रहे हैं और वो टैबलोज़ भी बड़े सकाफ़ती अंदाज में पेश किए जा रहे हैं। जिस तरह दास्तानें हैं, उमर मारवी की दास्तान, ससी पुनू की दास्तान और सिंध की जो लोक दास्तान हैं, उस मुनासिबत से टैबलोज़ पेश किए जा रहे हैं। ये हैं तो इसी यूनिवर्सिटी के तुलबा और तालिबात, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का अब्दुल्ला कैंपस जो है उसके तुलबा और तालिबात हैं। लेकिन वैसे आज से लेके इस तरह की तकरीबात पूरे कराची के तलीमी इदारों में भी होती हैं, मुख्तलिफ सकाफ़ती मकामात पे भी होती हैं। इतवार को एक बड़ी तकरीब होती है यौम सिंधी सकाफ़त, जिसमें बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं, बड़े जलसे निकलते हैं, बड़े अवामी इज्तिमात मुनक़िद होते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग टोपियाँ और इस तरह की अजरकें पहन के इस सकाफ़ती रंग को मनाते हैं। बुनियादी तौर पे एक मैसेज है, एक पैगाम है। इसमें ये सिर्फ इस वक्त इस तकरीब में सिर्फ सिंधी बोलने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन तमाम ज़बानों के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैंने मुख्तलिफ ज़बानों के तुलबा और तालिबात को यहाँ पर देखा। बुनियादी तौर पे एक हम आहंगी हो रही है कि मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान हंगामी हो और तुलबा और तालिबात के दरमियान भी एक दोस्ताना, बरादराना और मफ़ाहमाताना रवैया हो। इस वजह से ये तकरीबात तलीमी इदारों में की जाती हैं। जी। अच्छा, आज ये तकरीब जो है ये कितने दिन तक जारी रहेगी या एक दिन के लिए है? ये तकरीब यहाँ पर तो सिर्फ एक दिन के लिए है, लेकिन ये मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह की तकारीब होती हैं पूरे शहर में। सूबा सिंध के शहर शहर में, बस्ती बस्ती, गांव गांव में इस तरह की तकरीबात होती हैं जो कई दिनों तक जारी रहती हैं। और इतवार को इन तकरीबात का इख्तिताम होता है, जो दिसंबर का पहला इतवार होता है, उस दिन इन तकारीब का इख्तिताम होता है। जी ठीक है, आतिश जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने मामले को खुसूसी तवज्जो देने का फैसला कर लिया है। मजीद बताएंगे मुमताज़ जमाली। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने इस मामले को जो है खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया है। दौरान समाअत अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपने कंटोनमेंट बोर्ड को फरीक क्यों दरख्वास्त में नहीं बनाया, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दरख्वास्त जो है 2019 में दायर की गई है और उस वक्त जहाँ जहाँ पर भी गैर कानूनी
पार्किंग हुई थी वहाँ पर जो पार्किंग अमला है उन्होंने डीएमसी और केएमसी के कैप और जो जर्सी होती है जैकेट वो पहनी हुई थी, इसलिए हमने डीएमसी और केएमसी को पार्टी बनाया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सदर के इलाके में जो है अभी गैर कानूनी पार्किंग की इतला है और वहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, लिहाजा अदालत ने सीनियर वकील मोहम्मद वावडा को जो है फाइल देखने की हिदायत की है और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आज ही जो है इस पर अहम फैसला करेंगे। लिहाजा दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनको मोहलत दी जाए और तमाम दीगर जो फरीक़ैन हैं उनको भी जो है इस दरख्वास्त में शामिल किया जाएगा। लिहाजा अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आज ही जो है इस पर अहम फैसला देंगे। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग हो रही है, जहाँ पर एक लाइन पार्किंग की इजाज़त है वहाँ पर 2-2, 3-3 लाइनों पर जो है मोटरसाइकिलें खड़ी की जाती हैं। जहाँ पर 10 रुपये मोटरसाइकिल की फ़ीस है वहाँ पर 30-40 कहीं पर 50 रुपये भी वसूल किए जाते हैं। लिहाजा अदालत की जानिब से ये जो है इंदिया दिया गया है कि आज ही इस पर अहम फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी मकीम अफगान पनाहगीरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। इब्तदाई तौर पर कराची के खारजी और दाखिली रूट पर बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सिंध सरकार ने कराची के मेन एंट्रेंस यानी दाखिला और खारजी जो रास्ते हैं वहाँ पर गैर कानूनी मुकीम अफगान पनाहगीर से मुकम्मल तौर पर खाली करने के हवाले से अहम फैसला कर लिया है। कराची में बड़े ऑपरेशन की तैयारियाँ कर ली गई। इस हवाले से अलासिम स्क्वायर सोराब रोड पर गैर कानूनी तजावुज़ का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने का फैसला किया गया, जिसमें लारी अड्डों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। दोनों तरफ की फुटपाथ पर भी तजावुज़ का खात्मा होगा। गैर कानूनी छपरे भी गिराए जाएंगे। इस हवाले से जो है कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में डीआईजी ट्रैफिक, डिप्टी कमिश्नर शर्की, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का नुमाइंदा और एक मजीद जिम्मेदार फर्द को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा। ये कमेटी खासतौर पर अलासिम स्क्वायर पर जो गैर कानूनी तजावुज़ है उनका खात्मा करेगी। इस हवाले से आज़म स्क्वायर जो है इसमें जो गैर कानूनी मुकीम अफगानी पनाहगीर है उनसे खाली करा के जो जिनके पास मालकाना हकूक है उनको फ्लैट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बस टर्मिनल कराची का मौजूदा सोराब रोड पर वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की इजाज़त हासिल होगी, लेकिन बाकी इलाकों में जो गैर कानूनी लारियों के अड्डे हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे मरहले में जो अफगान बस्ती वहाँ पर भी ऑपरेशन किया जाएगा और अफगान बस्ती को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके वहाँ पर जो मुकीम अफगानी पनाहगीर है उनको रास्ते में लेकर बाइज़्ज़त बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा। और उसके बाद जो है ग्रीन बेल्ट जो वफाकी हुकूमत का मनसूबा है, मनसूबे के तहत लियारी एक्सप्रेस वे लेकर हैदराबाद तक जो है पौधे लगाकर पूरे इलाकों को हरियाला बनाया जाएगा। इस हवाले से असम सरकार ने उसूली तौर पर फैसला करने के बाद में ये निगरान कमेटी कायम की है और कमेटी जो है इस पर अमल दरामद करने को यकीनी बनाएगी। जो कमेटी कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की सरबराही में बनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक में इजाफे का सिलसिला जारी है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 60,860 की सतह पर पहुंच गया है। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट के सरमायाकार सरगर्म है। अपडेट कर रहे हैं, बुलंद तरीन सतह 60,860 की सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इजाफे का सिलसिला जारी है, मुस्बत देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स इस वक्त 60,860 की सतह पर पहुंच गया है। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट के सरमायाकार भी सरगर्म हो गए हैं। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इजाफे का सिलसिला जारी है। कारोबार का मुस्बत आगाज़ देखा जा रहा है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 60,860 की सतह पर पहुंच गया है। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा। आप बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ और हम देख रहे हैं कि मार्केट आज भी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद IMF के साथ जो सरमायाकार उनका एतमाद बहाल हुआ, मार्केट ने मुसलसल अच्छा परफॉर्म किया है। एक माह के अगर आदाद शुमार का जायज़ा लें तो तकरीबन 12,000 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, जो इंतहाई ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से सरमायाकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमीन अब्दुल गफ्फार, से बात करते हैं। सर ये बताइएगा, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या लगता है मजीद इस वक्त शरह सूद 22% पर है, अगर मजीद ये कम होता है तो किस तरफ जा रही है इस वक्त सूरत हाल?
देखिए मार्केट इस वक्त जो 61,500 के करीब मार्केट ने हाई किया, अब 60,000 रुपये के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। और सबसे बड़ी वजह है कि जो मार्केट बढ़ने की, एक तो इलेक्शन की तारीख आई, पॉलिटिकल हालात सेटलमेंट हुए, दूसरा है कि सराय सूद कम होने की बातें हो रही थी, और दूसरा है जो हमारे गैर मुल्की सरमायाकार हमारे स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और दूसरा IMF के जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं आज करके, अब जो स्टाफ लेवल के सेकंड जो IMF की जो किस्त जो निगरान हुकूमत को मिलने वाली थी वो भी तकरीबन तैयार हो गई है, और डॉलर का रेट भी कर गया। और इसके अलावा पाकिस्तान को जो सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, कमोडिटी के रेट कम हो गए, इसके ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ तो पाकिस्तान को, ताकि हमारी कॉस्ट बढ़ गई, ऑयल वगैरह मार्केट जो इम्पोर्ट करते थे उसकी भी रेट कम हो गए। तो ये सारी चीज़ें अवामिल पाकिस्तान को बल्कि स्टॉक मार्केट को भी सपोर्ट कर रहे थे। और इस वक्त ये जो शराय सूद अगर ये कि अगले महीने में दिसंबर के 15 हाफ क्वार्टर में शराय सूद की पॉलिसी है, तो इसमें कुछ बातें आ रही कि अनचेंज होंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जो खास करके गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस के जो रेट बढ़ाए इसकी वजह से थोड़ा कम्युनिटी के रेट जो हाई हो गए, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तकरीबन 29% पे आ गया। तो हो सकता है कि शराय सूद चेंज ना हो, तो मार्केट ने इसका करेक्शन ले लिया है। और इलेक्शन के हवाले से बात ये आ रही है कि इलेक्शन डिले हो जाएगी तो भी मार्केट अगर लेट हुए तो मार्केट करेक्शन ले लेगी, वरना मार्केट चलती रहेगी। तकरीबन इस साल में 65,000 की क्लोजिंग की स्पेड है। अगर ये पॉलिसी चलती रही को, अगर गौर को अदरवाइज कोई पॉलिसी चेंज ना की, खास करके इलेक्शन की और मॉनेटरी पॉलिसी की। अच्छा, एक तरफ तो हमने देखा कि हुकूमत ने गैस के प्राइसेस में इजाफा कर दिया, फिर साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। एक जानिब सनअतकार तो काफ़ी सिलसिले में परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म कुवैत में मुआहदे होने जा रहे हैं, UAE से भी बात हो रही है, दीगर ममालिक से भी बात हो रही है, तो क्या देख रहे हैं दोनों तरफ की जो सूरत हाल है इस वक्त? देखिए हमारी जो मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है ज़रूरी शोबे में आ रही है, क्योंकि ज़राअत में पाकिस्तान का जो है ज़मीन काफ़ी पाकिस्तान की जोग्राफिक लिहाज से पाकिस्तान बहुत अच्छा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है ज़रूरी लिहाज से, और एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट होगी। इससे कि दूसरे के कमोडिटी के रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए, उसकी वजह से भी थोड़ा जो इन्फ्लेशन था वो, बल्कि इनका डिफरेंस जो कम हो गया है, वरना ये कि बहुत ज़्यादा हो जाता अगर वहाँ बढ़ते। तो इलेक्ट्रिसिटी और एक या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो नए प्लांट वगैरह जो KSC का नया माहिदा होगा इसमें, और दूसरा है कि सोलर सिस्टम आ रहा है, तो ये कि आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो जाएगा। गैस का है कि गैस से ईरान के ऊपर पाबंदी ख़त्म हो गई, कतर से भी हो सकता है कि इनका LNG या सुई गैस का माहिदा हो जाए, तो ये कि आगे जाके अवामिल अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर रिजर्व कम थे, अब रिजर्व बढ़ गए, तो जब आदमी के पास, मुल्क के पास अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो फर्दर हर काम कर सकता है, दूसरे मुल्क से इंपोर्ट भी कर सकता है गैस वगैरह, तो ये अवामिल एक अच्छे साइन है। दूसरा है कि निगरान हुकूमत ने जो IMF का जो मतलब जो IMF की जो शराइत वगैरह थी इस पर तकरीबन पूरी उतर चुकी है, और इनका जो डिक्टेशन था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब नई किस्त आ जाएगी तो इससे कि पाक रुपये और मजबूत हो जाएगा, और काफ़ी 4 साल के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है। और इसमें आप देखें कि जो स्टॉक का नेशनल क्लियरिंग का जो डेटा आता है उसमें फिलिपिन डेटा में ओवरसीज पाकिस्तानी की बाएंगे, और ओवरसीज बाकी म्यूचुअल फंड की बाएंगे, बैंक की बाएंगे, इंश्योरेंस की बाएंगे, और इंडिविजुअल पर्सन लोग सेल कर रहे हैं, खास करके जो कराची के लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं, पंजाब की बहुत अच्छी बाएंगे इंडिविजुअल में, तो ये एक स्ट्रांगली बाएंगे। इस वक्त एक जो लेवरेज मतलब जो बदला बोलते हैं जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसका भी एक इफेक्ट आना था, वो भी तकरीबन इफेक्ट कल आ चुका है। अब ये कि बदला जैसे कम हो गया तो मार्केट अपने नई हाई करेगी, जैसे बदला अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर मार्केट वहाँ से आगे बढ़ना कम हो जाते हैं, वो बल्कि रुक जाती है। वो जब तकरीबन मार्केट में 22% बैंक ले रही है, और यहाँ 30% के करीब इंटरेस्ट रेट हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा मार्केट इफेक्ट हो गई थी। अब ये कि आइटम वाइज मार्केट अच्छी चल रही है, खास करके जो ब्लू चिप्स आइटम है उसमें अच्छी तेज़ी है, और जो जनरल आइटम है जो जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसमें थोड़ा रेट का रुकाव है। बाकी के जो साइड के आइटम बहुत अच्छी चल रही है, जो इंडेक्स को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इंडेक्स को जो सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी माइनिंग चल रही है, और स्टॉक एक्सचेंज का जो है मुस्बित रुझान देखा जा रहा है। काविश मेमन हमें तफसीलन अपडेट हासिल करके दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुलिस्तान जौहर शेर मोहम्मद गोट में खातून और 3 बच्चों का गला काट कर कत्ल करने वाला मुबैना मुलजिम नशे का आदी निकला। मुलजिम के भाई का कहना है कि वो नशे का इंतहा से ज़्यादा आदी था। अगर भाई ने कत्ल किया है तो इसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, अपडेट कर रहेंगी। जी अनुषा। जी बिल्कुल, देखिए अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वक्त हम जो है वो उस मकाम पर मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर जो है वो खातून और उसके 3 बच्चों को गला काट कर कत्ल किया गया है। ये वो घर है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, अभी बंद कर दिया गया है पुलिस की जानिब से। जो पुलिस ने कहा, पुलिस ने जो है वो खातून के शौहर को जो है वो शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया, लेकिन खातून का जो बाप है उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसके शौहर ने ही जो है वो अपनी बीवी को और बच्चों को कत्ल किया है। मुबैना मुलजिम वही है।
इस वक्त हमारे साथ मुबैना मुलजिम अरशद अली के जो भाई हैं इमदाद अली, वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कितने बजे जो है वो आपके भाई ने ये इतला दी आपको कि बच्चों का और खातून का गला कटा हुआ है? टाइम क्या था उस वक्त और क्या ये नशे का आदी था? नशे के आदी था। ये 1-1:30 के दरमियान, ठीक है, मेरा गेट जब खटखटाया जब मैं उठा तो मेरे बोला भाई जल्दी निकल। मेरा खैरियत है तो जल्दी निकल। मैंने क्या है, कहते बच्चे और मेरे तीनों बच्चों को 1:30 बजे 1-1:30 के दरमियान। पुलिस को किसने इतला दी? पुलिस को हम खुद खड़े थे। मेरा छोटा ये भाई का बड़ा भाई का बेटा है, उसने इतला दिया, 15 को दिया। शोर भी इधर ही था। उसने बोला फ़ोन करो। फ़ोन किया, मेरे को उठाया, खुद ससुर के घर पे गया। ससुर को खुद बताया भाई ने कि ये वाक़या हुआ है, ठीक है। मैं बहनों को बोलने गया, वो अपने ससुर। अच्छा, ससुर जो है शोहर के, मतलब जो खातून के बाप हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि शोहर ने कत्ल किया है पुलिस को, और FIR भी हो रही है, गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको नशे का आदी है। मेरे सामने जीना पे जब सारे कुछ हो रहे थे। क्या समझते हैं, अगर ये मुलविस हो सकता है, अगर ये मुलविस होगा आपका भाई मुलजिम? कड़ी सजा होना चाहिए, भले मेरा भाई हो, बाप क्यों नहीं हो, कड़ी से कड़ी सजा। क्या इबरत हो, आइंदा ऐसा कोई ज़रूरत ना करे, ऐसा काम ना करे कि अपने औलाद के साथ। कैसी थी? बहुत अच्छी। आज तक मैं बोलूँ किसी के घर पे ना कोई आता, कोई ऐसी पंचायत, कभी लड़ाई नहीं होने। आवाज समझते हैं कि नशे ने जो है वो कत्ल किया? क्यों, कभी लड़ाई की हमने नहीं सुना है। किसी पड़ोस से पूछो मारा है, या हमारी जो भाभी था नाराज़ हो गए, माँ के घर गई है, नहीं, इतनी साल हुआ है, ठीक है, लड़ाई नहीं हुआ। बच्चों से बड़ा प्यार था। कल ऐसी मैंने सुना, मैं सुबह निकलता हूँ शाम को आता हूँ, तो पड़ोसी ऐसे कह रहे हैं कि बच्चों को कल मोटरसाइकिल पे भी घुमा रहा था। ये बच्चों से बड़ा प्यार था उसको, ठीक है। अच्छा, आपके भाई के हाथ पे कोई निशान मौजूद थे? खून नहीं था, कपड़े पेंट पहना हुआ था, साफ थे कि खून के साफ थे। क्यों, रात होता है अंधेरा होता है, मगर यहाँ मैं गया देखा क्यों, यहाँ लेट रात को नहीं होता है, पूरे घूप अंधेरा है यार मगरिब के बाद, ठीक है। कपड़े साफ सुथरे थे, हाथ में कुछ नहीं थे। लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी आपसे इनकी? मेरा तो काफ़ी टाइम हुआ, 1-2 महीने से ऊपर हो गया होगा। आप भी सामने रहते हैं? ये सामने है ना, सारा दिन बच्चे ही, मेरी बेटी है छोटी, के साथ खेलते रहते थे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो पुलिस भी जाए वक़्वा पर जो है वो पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये वो जाए वक़्वा है जहां पर ये वाक़या जो है वो पेश आया है, और यहाँ पर जो ब्लड है वो भी जो है वो पड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है वो इस गेट को पुलिस ने बंद कर दिया है, और इस हवाले से तहकीकात का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुबैना तौर पर खातून का शौहर ही जो है वो मुलविस करार दिया जा रहा है, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा वो करता था। और जो मुबैना मुलजिम के भाई हैं इमदाद अली, उनका ये कहना है कि अगर मेरा भाई अगर इस वाक़े में मुलविस है तो कड़ी से कड़ी सज़ा उसको जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। इस हवाले से जो है वो जो खातून के बाप हैं, मकतूला का जो बाप है, उसकी मुद्दत में जो है वो खातून के शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई है। गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां माली बहरान की असल वजह बनी है। इंक्वायरी कमेटी ने FIA से जिम्मेदारों की कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। मज़ीद बात करेंगे, आयमा खान हमारे साथ मौजूद होंगी। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई है। गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां माली बहरान की असल वजह बनी हैं। इंक्वायरी कमेटी ने FIA से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई है। इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी जिसने इंक्वायरी करनी थी। उस कमेटी की जानिब से सिफारिश की गई है, FIA को सिफारिश की गई है, जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये सिफारिश की गई है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान जो था वो शिद्दत इख्तियार कर रहा था। मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ आयमा खान मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गैर कानूनी भर्तियाँ और तरक्कियाँ जामिया उर्दू को ले डूबी है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान की बड़ी वजह जो है वो सामने आ गई है। जामिया उर्दू की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात देखने में आए हैं। गैर कानूनी भर्तियाँ और तरक्कियाँ माली बहरान की असल वजह बनी है। इंक्वायरी कमेटी ने FIA से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है। यूनिवर्सिटी के मुबैना 18 गैर कानूनी अकाउंट जो है वो बंद करने की भी सिफारिश की गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में डॉक्टर जियाउद्दीन के दौर में बगैर इजाज़त के 235 अफराद की तकरीरियाँ की गई थी। सिंडिकेट और सैनिक की इजाज़त के बगैर 127 गैर तदरीसी अफराद को मुस्तकिल किया गया है। दीगर मदों से 28 करोड़ से ज़ायद रकम निकाल कर गैर मुतालिका मद में जारी की गई। वाइस चांसलर ने सिलेक्शन बोर्ड के बाद 235 अफराद के अगले ग्रेड के लेटर जारी किए। अगले ग्रेड की तनख्वाहों की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी के
उसे मंजूरी नहीं ली गई। तरक्कियों की मंजूरी सिंडिकेट और सैनिक से भी नहीं ली गई। तरक्की पाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें दीगर मदों से अदा की गई। साबिक वाइस चांसलर ने 127 गैर तदरीसी अमले को मुस्तकिल किया। माली बहरान के बाद यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि जामिया उर्दू में मुलाजमीन के हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस भी बंद है, जिसके बायस हमने देखा कि पहले 6 अक्टूबर को साबिक वाइस चांसलर को जो है वो ओहदे से भी हटा दिया गया था। वफाकी वज़ीर तालीम का ठीक है, आयमा खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहिएगा कि जो तरक्कियाँ हैं माली बहरान की असल वजह बनी है, जो गैर कानूनी भर्तियाँ की गई थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वाकई एक बड़ी खबर है जो जीवन के नाज़रीन को शेयर कर रहे हैं कि असल वजह क्या सामने आई है। इसका इशू है कि वाकई जामिया उर्दू में जो है मुलाजिमीन को ना तनख्वाहें मिल रही हैं और ना ही जो है उनके जो दीगर अलाउंसेज हैं वो में अदा किए जा रहे हैं। इस हवाले से कमेटी कायम की गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसने वाज़ेह तौर पर यह करार दिया है कि जो साबिक वाइस चांसलर थे जो टाइम कम होते थे, डॉक्टर जयाउद्दीन ने अपने दौर में जो इक़दाम किए हैं जामिया उर्दू में, उनसे जो है वो बहुत ज्यादा मसाइल में जन्म लिया है। उन मसाइल में सबसे बड़ा मसला जन्म लिया जिसमें वो है इस वक्त माली बहरान। इस वक्त जो है अगर जो रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट वाकई बहुत ज्यादा होशरुबा भी है और बहुत चौंका देने वाली भी है कि किस तरह से डॉक्टर जयाउद्दीन के दौर में गैर कानूनी तरक्कियां की जाती नहीं, गैर तदरीसी अफराद को मुस्तकिल किया जाता रहा, दीगर मदों से रकम निकाल कर गैर मुताल्लिका मदों में जारी की जाती रही। तो एक तरह से ये है कि मुख्तलिफुल अनयानियत जो है वो साबित हो रही है कि उनके दौर में किस तरह से जामिया उर्दू को चलाया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उसमें अहम बात ये भी है कि इंक्वायरी कमेटी ने जिस तरह से FIC से कहा है कि वो इस सारे मामले की इंक्वायरी करेगी, तो ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है तो इस मामले की इंक्वायरी जो है वो FIA ही कर सकती है या इंक्वायरी जो वफाकी एंटी करप्शन कर सकती थी, लेकिन FIA को बाकायदा तौर पर इसमें सिफारिश की गई है कि वो बाकायदा इसकी इंक्वायरी शुरू कर सकते। और 28 गैर कानूनी अकाउंट भी इस रिपोर्ट में सामने लाए गए हैं और ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के 28 गैर कानूनी अकाउंट भी हैं, उन्हें मुंजमद करने की बाकायदा तौर पर सिफारिश भी की गई है। तो एक बड़ी खबर है जो हम नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि जामिया उर्दू का जो गैर कानूनी तरक्कियां हैं और जो तकर्रुरियां हैं वो बेसिकली जामिया उर्दू को ले डूबी हैं और जो माली बहरान है और जो मुलाजिम को तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं उसकी वजह जो है वो माजी में होने वाले इक़दाम हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। आयमा हमें अपडेट करें थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में इंटर क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप में -60 वेट कैटेगरी का मुकाबला हमजा मुजाहिद ने जीत लिया है। मोहम्मद हमाद बताएंगे। अजी ठट मोहम्मद अली इंटर स्कूल एंड क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जो है ग्रीन बेल्ट -60 वेट कैटेगरी में जो है हमजा मुजाहिद ने गोल्ड मेडल जीता है, पहली पोजीशन हासिल की। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हमजा, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है, पहली पोजीशन आपने हासिल की, गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे जो है आज के इस इवेंट के बारे में और आगे के क्या गोल्स हैं आपके जो है ताइक्वांडो को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का जिन्होंने मुझे जो है वो यहाँ पर ताइक्वांडो में भेजा और मैं बहुत खुश हूँ कोगर्स ताइक्वांडो की एकेडमी में जो सर मुझे करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं और इस तरीके के इवेंट होने चाहिए ताकि जो लोकल इवेंट्स हैं उससे ये है कि बच्चों को जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिले और मेरी इंशाल्लाह ये गोल है कि मैं अपनी स्टडीज़ को जारी रखते हुए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह आगे जाऊँ और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूँ इंशाल्लाह। हमजा मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है जिनका ये कहना है कि ना सिर्फ जो है इस लेवल पे बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाकर जो है फ़ाइट करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।